क्या पढ़ रहे थे अपन लोग? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो हो गया था सर, है ना? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डन हो गया था। लिमिटेशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल समझना है अपने को, ठीक है? बोर एटॉमिक मॉडल ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गया, ठीक है? हमने सारे आपको फॉर्मूले दे दिए। रेडियस का फॉर्मूला क्या था? 0.529 into n square by z angstrom, हाँ? वेलोसिटी 2.2 into 10⁶ z by n मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी 13.6 into z square upon n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल -27.8 into z square upon n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैकेनिकल क्या थी? -13.6 into z square upon n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, बंडर, हम्फ्री सीरीज पढ़ाया था आपको। उसमें जब इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं लौट के आता है तो जो लाइट वेव्स रिलीज करता है वो किस वेवलेंथ की होती है, उसके लिए हमने आपको बताया था 1/λ = rz स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर - 1/n2 स्क्वायर, n2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, सब बात बताया था ना। और जो r होता था रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते थे, उसकी वैल्यू 1.1 × 10⁻⁷ होती थी या 912 एंगस्ट्रॉम होती थी 1/r की वैल्यू। और फिर हमने बताया था टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैसे निकालते हैं, डेल्टा n + 1 / 2 डेल्टा n = n2 - n1। और किसी पर्टिकुलर सीरीज के लिए जब हम स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करते हैं n2 - n डैश करके, इतनी कहानी कहा था हमने, बराबर। फर्स्ट पार्ट में लिमिटेशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। चलो ध्यान दो जरा, लिमिटेशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल क्या है। देखो, सबसे पहली लिमिटेशन है कि बोर्स की जितना भी बातें थी ना, वो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए लगती थी, जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है? जिनके पास 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन, उनके लिए बोर्स का एटॉमिक मॉडल फिट नहीं बैठता था। ये जो पहला लिमिटेशन है, अरे बेटा जब उनको बोलो ना, बाकी लोग को म्यूट करो ना, मुझे म्यूट नहीं करते। देखिए, बोर्स एटॉमिक मॉडल applicable only for monoelectronic species। फ्यूजन की 1H1, इसके पास देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, ये रहा न्यूक्लियस, इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। हम बताएं कि लिथियम के लिए हम बोर्स का एटॉमिक मॉडल नहीं लगा सकते, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हम लिथियम +2 के लिए बोर्स का एटॉमिक मॉडल लगा सकते हैं। तो लिथियम +2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, 3 थे तो प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, कितने बचे? एक, ठीक है। जैसे हम बोले कि हम 4 बेरिलियम के लिए हम बोर्स एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? इनके लिए तो नहीं लगा सकते। लेकिन क्या Be+3 के लिए लगा सकते हैं क्या? क्योंकि उसके पास क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जैसे हम हीलियम के लिए बोर्स का एटॉमिक मॉडल नहीं लगा सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने हीलियम में? 2। लेकिन मैं बोलूं क्या मैं हीलियम प्लस के लिए लगा सकता हूँ? यस, इसके पास इलेक्ट्रॉन है 1। इनकी लिमिटेशन थी, ड्रॉबैक थी। इनका जो भी एटॉमिक मॉडल था ना, वो केवल मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए चलता था। सेकंड पॉइंट, बोर्स ने बेटा एटम को 2 डायमेंशनल माना कि एटम 2D होता है, प्लेनर होता है, जबकि एक्चुअल में एटम 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू बोर, एटम इज प्लेनर, यानी 2 डायमेंशनल। बट इन रियलिटी एटम इज 3 डायमेंशनल। एटम कैसा होता है? 3 डायमेंशनल होता है।
तीसरी लिमिटेशन, बोर्ड्स ने क्या किया था बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स को केवल एक पार्टिकल एज्यूम किया था, इलेक्ट्रॉन से एक पार्टिकल, जबकि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर भी होता है, इलेक्ट्रॉन एक वेव भी है, ठीक है। तो अभी इसके बाद का टॉपिक हम लोग कवर करेंगे ना, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, तो हाँ वहां आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू बोर, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल बट दे शो वेव नेचर ऑल्सो। According to Bohr, electron behave like a particle, but in reality, they have wave nature also. Dual nature होता है, wave nature. इसके पास इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी होता है, ठीक है। कोई भी पार्टिकल है बेटा जिसका कुछ ना कुछ मास होता है ना, जब वो मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट हो जाती है जिसको मैटर वेव बोलते हैं, ठीक है। अगला लिमिटेशन क्या है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है हमने पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब मैग्नेटिक फील्ड से पास करता हूँ, मान लो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, इसको नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट का हमारे पास है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब मैं मैग्नेटिक फील्ड से पास कराता हूँ तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, ये कुछ फाइन लाइंस में स्प्लिट हो जाती है, कुछ फाइन लाइंस में ये वेव, एक ही वेव कई सारी स्मॉल थिन लाइंस में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। इसको उन्होंने बोला ज़ीमान इफेक्ट। ज़ीमान इफेक्ट ये क्यों हो रहा है ये बोर्ड नहीं समझा पाया, ठीक है। कि जब हम कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये थिन लाइंस में क्यों स्प्लिट कर रही है। एक्चुअली बोर को ये बात पता ही नहीं था कि सेल के अंदर सबसेल भी होता है, ठीक है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आता है ना, तो कई सारी सबसेल को भी क्रॉस करता हुआ आता है, ठीक है। तो ये बात इनको नहीं पता थी। ये जो लाइन स्प्लिट हो रही ना, ये सोमरफील्ड एक्सप्लेन कर देगा कि क्यों स्प्लिट हो रही है, ठीक है। क्योंकि उनका मानना था कि जितने भी जब इलेक्ट्रॉन अगर चौथे से तीसरे ऑर्बिट में आया तो उस जब वो ट्रांजिशन ये करता है चौथे से तीसरे में, तो कई सारी सबसेल को क्रॉस करता हुआ आता है। अब अभी तक तो हम लोग बोर का ही मॉडल पढ़ रहे थे, तो शेल ही पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, पर सच्चाई ये है कि इलेक्ट्रॉन जब किसी भी एक सेल से दूसरी सेल में आता है तो कई सारी सबसेल को भी क्रॉस करता हुआ आता है, इसलिए फाइन लाइंस में टूट गई। बट ये बोर से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ज़ीमन इफेक्ट क्यों हो रहा है। ऐसा ही अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं तब भी ये फाइन लाइंस में स्प्लिट हो जाती है। इसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, सब साइंटिस्ट का नाम है स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। इसको भी बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये ज़ीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट हो क्यों रहे हैं, ठीक है। जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट वेव जब मैग्नेटिक फील्ड से पास हो रही है तो वो स्प्लिट क्यों हो जा रही है फाइन लाइंस, इसकी स्प्लिटिंग को समझा नहीं पाया कौन, बोर, ठीक है। यानी ज़ीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोर ने। एंड द लास्ट पॉइंट जो है इनके लिमिटेशन का वो ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने याद करो पिछले लेक्चर हमने निकाला था कि अगर इलेक्ट्रॉन चौथे सेल से तीसरे सेल में आएगा तो किस वेवलेंथ की लाइट इमिट करेगा, उसका फार्मूला क्या था, 1/λ इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो जब इलेक्ट्रॉन चौथी सेल से तीसरी सेल में आया तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने लैम्डा निकाला इस फार्मूले से। मान लो हमको बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ सेल से थर्ड सेल में आया, ठीक है, थर्ड सेल में आया, तो बताइए इसके करस्पॉन्डिंग किस वेवलेंथ की लाइट इमिट करेगा। तो हम फार्मूला क्या था, 1/λ इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करके जब हमने लैम्डा निकाला तो आना चाहिए 5500 एंगस्ट्रॉम का, ये वेवलेंथ आनी चाहिए। आप सॉल्व कर देखोगे यही आएगा जब इलेक्ट्रॉन चौथे से तीसरे में आएगा। यहाँ रख दोगे आप क्या, 4 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ R की वैल्यू, Z आपका हाइड्रोजन के लिए रखो आप, ठीक है, Z इक्वल टू 1, तो ये आंसर आएगा 5500 एंगस्ट्रॉम। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन चौथी सेल से तीसरी सेल में आता है तो उसके करस्पॉन्डिंग किस वेवलेंथ की लाइट को इमिट करना चाहिए, उसको 5500, यही एक लाइट मिलना चाहिए, यही वेवलेंथ की लाइट। बट इस वेवलेंथ की लाइट को मिली ही मिली जब इलेक्ट्रॉन चौथे से तीसरे सेल में आया, कुछ एक्स्ट्रा वेवलेंथ भी अपने को मिला, जैसे 5450 वाली भी वेवलेंथ अपने को मिली,
5550 वाली भी वेवलेंथ अपने को मिली। ये एक्स्ट्रा वेवलेंथ क्यों आ रही है भाई? फार्मूला तो यही बोलता है कि अगर चौथे से तीसरे में आई, कोई भी इलेक्ट्रॉन चौथे से तीसरे में आया, तो इस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ इमिट होनी चाहिए वो 5500 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। तो ये तो वेवलेंथ आई, ऐसा नहीं ये नहीं आई, ये भी आई, बट हमें कुछ एक्स्ट्रा वेवलेंथ की भी लाइट दिखाई दी, 5450, 5550। तो बोर्ड से पूछा गया कि आपके फार्मूले के अकॉर्डिंग तो यही आंसर आना चाहिए। ये एक्स्ट्रा वेवलेंथ की लाइट क्यों हमको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा वेवलेंथ क्यों मिल रही है, इसको भी बोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये एक्स्ट्रा वेवलेंथ क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि बोर्ड को पता ही नहीं था ना कि एक सेल से जब इलेक्ट्रॉन दूसरी सेल में आएगा, उसके चक्कर में कई सारे सबसेल को भी क्रॉस करेगा, तो सबसेल की कुछ ना कुछ एनर्जी होती होगी ना, उसके एनर्जी के डिफरेंस के बराबर भी तो लाइट निकलेगी। बात समझा? तो ये इनके 5 लिमिटेशन थे, पता ये समझ में आया, ठीक है। तो अब इस बात को एक्सप्लेन करूंगा कि एक्स्ट्रा वेवलेंथ क्यों आ रही है, ठीक है। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे सोमरफील्ड एक्सटेंशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, मतलब ये ऐसा क्यों हुआ, इसको एक्सप्लेन किया सोमरफील्ड ने। सोमरफील्ड का खुद का अपना कोई एटॉमिक मॉडल नहीं था, उन्होंने बोर की ही बातों को करेक्ट किया, बोर की बातों को आगे बढ़ाया, जिसे उसको बोलते हैं सोमरफील्ड एक्सटेंशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। मतलब खुद का कोई एटॉमिक मॉडल नहीं है, मैं बोर की बातों को आगे ले जा रहा हूँ। बात समझा? चलिए अगला अपना टॉपिक है सोमरफेल्ड एक्सटेंशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, सोमरफेल्ड एक्सटेंशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। यानी ये जो बात है ना, यही से सोमरफेल्ड ने इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। ये जो लास्ट इनका लिमिटेशन था ना, कि जब भी इलेक्ट्रॉन अगर फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है, यानी हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल आ रहा है, तो लाइट को इमिट करेगा, ठीक है। और किस वेवलेंथ की लाइट को इमिट करेगा, उसके लिए हमारे पास विद्युत फार्मूला है, 1/λ = RZ², 1/n1² - 1/n2²। इसके करस्पॉन्डिंग जब इलेक्ट्रॉन चौथे से तीसरे में आया, तो केवल कौन सी वेवलेंथ हमें मिलनी चाहिए, 5500 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ अपने को मिलनी चाहिए थी। बट ये वेवलेंथ तो मिली ही मिली, साथ में कुछ एक्स्ट्रा वेवलेंथ क्यों आ रही है, ये चीज बोर्ड से पूछा गया है, भाई ये एक्स्ट्रा वेवलेंथ कहां से आ रही है। आपके फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन चौथे सेल से तीसरे में आया, केवल 5500 दिखना चाहिए, इसी वेवलेंथ की लाइट आनी चाहिए, बट आपका 5450 की भी वेवलेंथ मिल रही है, 5550 की वेवलेंथ मिल रही है, ये एक्स्ट्रा वेवलेंथ क्यों मिल रही है? इसी को एक्सप्लेन किया किसने, सोमरफेल्ड ने। कुछ पूछना है? सोमरफेल्ड ने, तो उन्होंने क्या बोला, सोमरफेल्ड ने बोला देखो मैं, उन्होंने बोला भाई बोर की मैं सारी बातों से एग्रीड कि बोर ने जो बोला सब कुछ सही है, बट बोर की एक बात मुझे खटक रही है कि जो ये बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन हमेशा सर्कुलर पाथ में घूमता है, ये गलत है। यानी ऑर्बिट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस चारों तरफ घूमता है, ये बात बिल्कुल सही है, बट हर समय सर्कुलर पाथ में घूमता है, ये बात गलत है, ठीक है। नो डाउट सर्कुलर पाथ में ऐसे नहीं कि घूमता ही नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन इलेप्टिकल पाथ में भी घूमता है। मतलब उन्होंने बोला कि बोर की सारी बातों को मैं मानता हूं, बिल्कुल सही है, लेकिन बोर का ये कहना कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, ये थोड़ा हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पाथ इलिप्टिकल भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन का पाथ हमेशा सर्कुलर हो। सर्कुलर कब होगा उसके लिए कंडीशन है, अभी आपको समझ में आ जाएगा टॉपिक करते ही, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन में रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ इलिप्टिकल पाथ आल्सो, ठीक है। बोर का क्या माना था, केवल सर्कुलर पाथ में घूमता है, इनका माना सर्कुलर पाथ में तो घूमता ही घूमता है, बट इलेक्ट्रॉन का पाथ इलिप्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है वो इलिप्टिकल भी हो सकता है, ठीक है, हमसे प्रॉपर्टी बनता नहीं। कुछ बना है क्या नीचे से अंडे जैसा, ठीक है, नहीं वेजिटेरियन वालों से नहीं पूछा मैंने, कि नॉन वेज खाते हैं उनके लिए अंडा सही है, चलो अच्छा ठीक है, समझो जरा, ये इलिप्स बन गया, ठीक है। अब देखो बेटा इलिप्स में क्या होता है, आपने केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़ा ग्रेविटेशन में, तो आप ये सब बातें पढ़ी होगी। ये जो एक्सिस होती है ना, दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस या मेजर कॉर्ड फिजिक्स वाले बोलते हैं, ठीक है। ये मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस होता है। ये क्या सेंटर ऑफ इलिप्स है, चलो क्या यहाँ फोकस होता है, फोसाई फोकाई जो बोलना वो बोलो, ठीक है, फोकस होता है ना,
ठीक है, याद करो अगर अर्थ रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ तो सन यहाँ फोकस पे होता है, याद आया? केपलर लॉ कुछ नहीं पड़ा, ठीक है, समझो जाने दो। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, और ये है सेंटर ऑफ इलिप्स, और ये क्या है, फोकस या फोकाई। तो इनका क्या मानना, सोमरफेल्ड का क्या मानना था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। एक कंडीशन ऐसी आती है जब पाथ सर्कुलर होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होता है, इलिप्टिकल। एक ऐसी कंडीशन बनती है जब उसका पाथ सर्कुलर होता है, ये बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ इलिप्टिकल पाथ in which nucleus is situated at the foci of the ellipse। ठीक है, न्यूक्लियस कहाँ होता है, फोकाई पे या फोकस पे, ठीक है, यहाँ पे है न्यूक्लियस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सोमरफील्ड उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है वो इलिप्टिकल होता है, ठीक है, सर्कुलर भी होता है बट एक स्पेशल कंडीशन आएगी तब, ठीक है। इलिप्टिकल पाथ होता है जिसमें न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, फोकस पे होता है। अब दो चीजें देखो, यहाँ से दो चीजें उन्होंने बताया, बहुत ध्यान समझो कि न्यूक्लियस के अराउंड, बहुत ध्यान समझना बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो बोर ने बता दिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। यहाँ इन्होंने एक नया क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, सोमरफील्ड ने। उन्होंने क्या बोला, बहुत ध्यान समझो कि जब इलेक्ट्रॉन इलिप्स में न्यूक्लियस से चारों तरफ घूमता है ना, तो उसकी वेलोसिटी अलग अलग होती है, उसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की अलग अलग होती है। रीजन क्या है, बहुत ध्यान समझना बेटा, आप खुद समझो, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमेगा तो जब ये न्यूक्लियस पहले यहाँ घूमेगा फिर इधर जाएगा, फिर क्या डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, यहाँ से है तो इलेक्ट्रॉन करीब है, ठीक है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन करीब होगा तो न्यूक्लियस उसका अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, क्या उतनी वेलोसिटी से घूमेगा क्या। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, अब क्या हुआ, न्यूक्लियस से और दूर हो गया, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ गया और दूर हो गया, यहाँ गया, ऐसे फिर नजदीक आने लगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, रिलेटिव जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन से, यानी इलेक्ट्रॉन की जो रिलेटिव डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, क्या वो बदलती जा रही है क्या ड्यूरिंग मूवमेंट, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है फ्रॉम न्यूक्लियस ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और ये जो एंगल है इसको फाई बोला उन्होंने, ये एंगल भी तो चेंज होगा ना, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया एंगल, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये अब इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये एंगल फाई भी बढ़ता जाएगा। तो दो चीजें यहाँ चेंज हो रही है, एक तो इलेक्ट्रॉन की रिलेटिव डिस्टेंस चेंज हो रही है न्यूक्लियस से जब वो रिवॉल्व हो रहा है, और इसको बोलते हैं एजीम्यूथल एंगल, ये जो फाई है इसे क्या बोलते हैं, एजीम्यूथल एंगल, ये भी लगातार चेंज हो रहा है, ये भी लगातार चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या। इन्होंने क्या किया बेटा, याद करो बोर्ड्स ने दिया था ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला था वो mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई था क्या, तो बोर्ड्स बता के गए थे कि इलेक्ट्रॉन वही घूमता है जहां उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी ये ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है, ठीक है। सोमरफील्ड ने इसी n को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसी n को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, nr प्लस n फाई, nr प्लस n फाई। इसका मतलब nr अगर मैं फार्मूला लिखूं तो क्या nr h अपॉन 2 पाई लिख सकता हूं क्या, और n फाई का फॉर्मूला लिखूं तो n फाई h अपॉन 2 पाई लिख सकता हूं क्या, अच्छा कर सकते हैं ना। इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल एंगुलर मोमेंटम, रेडियल एंगुलर मोमेंटम, रेडियल एंगुलर मोमेंटम, और इसे बोलते हैं एजीम्यूथल एंगुलर मोमेंटम, एजीम्यूथल एंगुलर मोमेंटम, और यही आगे चल के बनेगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। शायद आपको शाम को लेक्चर में क्वांटम नंबर का टॉपिक मिले, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यही आगे चल के क्या बन जाएगा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और यही आपको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में प्रेजेंट है, ठीक है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें क्या जानकारी देता है, इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में, एस सबशेल में है कि पी सबशेल में है कि डी सबशेल में है कि एफ सबशेल में। ये जो आपका रेडियल एंगुलर मोमेंटम है ये समव्हाट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, के में है कि एल में है कि एम में है कि एन में। बात समझे ना। एजीम्यूथल एंगुलर मोमेंटम क्या बताता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ये सबसेल बताएगा। इसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दिया, देखिएगा, n अपॉन n फाई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है। अब कुछ बुक्स में इसी को लिख के देता है p अपॉन a, p इज कॉल्ड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और a क्या है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस।
और इसका जो फॉर्मूला होता है आपका L+1 डिवाइड बाई n, L+1 डिवाइड बाई n, ठीक है। L क्या होता है आपको शाम को समझ में आ जाएगा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, ये सबसे बताता है, ठीक है। तो अब देखो n अपॉन ये लाइन क्या है, मेजर एक्सिस, ये क्या है, माइनर एक्सिस। एक बात बताओ, n अगर मेजर एक्सिस है तो एक बात समझ में आ रहा है कि n फाई की वैल्यू होगी, जो n फाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, n के बराबर या n से छोटी होगी। भाई एक ही कंडीशन हो सकती है कि जो n फाई है और n बराबर हो जाए। अच्छा बताओ, जब n और n फाई बराबर हो जाए क्या पाथ सर्कुलर नहीं हो जाएगा? बस यही एक कंडीशन है जब इलेक्ट्रॉन की पाथ सर्कुलर होती है, कि जब n और n फाई इक्वल हो जाए, ठीक है। तभी तो अगर ये n है और जितनी बड़ी मेजर एक्सिस है मैं उतनी बड़ी माइनर एक्सिस बना दूंगा तो क्या सर्कल नहीं बन जाएगा? बात समझाना। तो n जो n फाई की वैल्यू होगी वो n से छोटी है n के बराबर, और n फाई की जो वैल्यू होगी आपका यहाँ पे वो एक से आपका एक से बड़ी होगी, मतलब जो भी है 1 2 3 4 5 कुछ भी n से बड़ी या बराबर, और एक से आपका यहाँ भी एक से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मैं प्रूफ कर दिखाता हूं, समझो। मतलब n से कभी भी n से बड़ी वैल्यू नहीं हो, n फाई की वैल्यू ध्यान रखना, n फाई की वैल्यू कभी भी n से बड़ी नहीं होगी। क्या बताओ, n फाई क्या है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, n क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। कुछ सोच के बताओ, क्या कभी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बड़ी हो जाएगी क्या? अगर बड़ी हो गई फिर वो मेजर एक्सिस हो गई ना। फिर तो प्रैक्टिकली सोचो कि जो n फाई है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है, n क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है, ठीक है। तो हद से हद क्या हो सकता है कि माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस बराबर हो जाए, तब उसी कंडीशन में पाथ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर हो जाएगा। बाकी अगर n फाई की वैल्यू n से कम होती जाएंगी तो पाथ इलिप्टिकल होता जाएगा। पाथ कैसा हो जाएगा, इलिप्टिकल। अगर फील कर लोगे तो समझ में आ गया तो मैं क्या बोल रहा हूँ। n और n फाई क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि n अपॉन n फाई लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो n फाई की वैल्यू n या n से छोटी होगी, n या n से छोटी होगी, n या n से क्या होगी, छोटी होगी, और 0 से तो बड़ी ही होगी, समझो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा कि एक ही कंडीशन होगी, अगर मैं n और n फाई को इक्वल कर दूं, n और n फाई को मैं क्या कर दूं, इक्वल कर दूं, तो पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। और जैसे जैसे n फाई की वैल्यू घटेगी, n फाई का मतलब दिमाग भर दो, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस मेजर है। अब सुनो, ये मेजर एक्सिस का डिस्टेंस, मेरे हाथ को देखो, ये मेजर एक्सिस है। मान लो पहले माइनर एक्सिस भी इतनी थी तो पाथ सर्कुलर था। अब मैं n फाई को कम कर रहा हूँ तो अब पाथ इलिप्टिकल नहीं होता चला जाएगा। जितना ज्यादा n फाई कम होता जाएगा पाथ उतना ज्यादा इलिप्टिकल होता चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। तो एक बात समझो, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मेरे पास, बहुत ध्यान समझना, n की वैल्यू है 4, n की वैल्यू है 4, तो n फाई की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 4 वैल्यू पॉसिबल है। कौन कौन सी, 1 2 3 4, एक से लेके n तक। n से बड़ी नहीं हो सकती कभी n फाई। भाई n फाई अगर n से बड़ा हो गया, ये n फाई की वैल्यू है तो वो मेजर एक्सिस हो जाएगी ना। बात समझना, यानी n फाई मैक्स टू मैक्स n के बराबर हो सकती है बस, और उससे कम, n से बराबर या उससे कम, n से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। यानी इसकी वैल्यू जो है, अगर मैं बोलूं n फाई की वैल्यू कभी भी आपका n से ज्यादा नहीं हो सकती, n से कम ही रहेगी, n से कम ही रहेगी। तो समझ में आ रहा है, क्वांटम थ्योरी पढ़ा रहा हूं। n से आपका क्या हो गया, यहाँ बात समझा ना, क्या हुआ, राइट ना मेरा, तो मुझे कंफ्यूज कर दिया। और n फाई जो है ये इक्वल टू या फिर, वो भी सही तो है, आप क्यों परेशान कर रहे हो। n फाई क्या है, n के बराबर या इक्वल, ये बड़ा ऐसे मत समझो कि ये बड़ा हो गया n फाई। n फाई कभी n से बड़ा हो ही नहीं सकता, n फाई कभी n से बड़ा हो, उधर समझ लो p बाई a इक्वल टू l प्लस 1 बाई 2, l प्लस 1 बाई n। n क्या होगा, ऐसे समझो, समझ में आ जाएगा भाई, माइनर एक्सिस कभी मेजर से बड़ी हो जाएगी क्या? और अगर माइनर बेटा मेजर से बड़ी होगी, काहे का माइनर, फिर वो मेजर नहीं हो गई, समझा। तो ध्यान रखना, अगर n की वैल्यू 5 आई तो n फाई 1 2 3 4 5, एक से स्टार्ट होगा और n पे खत्म हो जाएगा। n की वैल्यू 3 आई तो n फाई 1 2 3, यानी n फाई कभी भी 4 नहीं हो सकता, n से बड़ा n फाई कभी भी नहीं हो सकता। तो एक बात बताओ बेटा, अगर n इक्वल टू 4 है, पहली कंडीशन देखो, ये है न्यूक्लियस, बहुत ध्यान, ये न्यूक्लियस। अब मैं बोलूं, अगर मैं ये कंडीशन बना रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान सुनो, ये कंडीशन कब होगी, जब n इक्वल टू 4 और n फाई इक्वल टू 4, तभी तो होगा ना, तभी सर्कुलर होगा पाथ। अच्छा, अगर मैं अब n फाई की वैल्यू हटा रहा हूं, अब मैं क्या करूंगा, n फाई की वैल्यू हटा रहा हूं, तो पाथ कैसे आएंगे,
ये क्या n इक्वल टू 4 एंड फाइव इक्वल टू 3, ठीक है, n इक्वल टू 4 एंड फाइव इक्वल टू 2, बात समझे ना। और n इक्वल टू 4 एंड फाइव इक्वल टू 1। अब अगर मैं n 5 0 कर दूंगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में घुसता हुआ चिरता हुआ निकल जाएगा, ऐसा होगा नहीं, बात समझा ना। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकता, बात समझ में आ रहा है क्या। तो क्या हुआ देखो बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, जब सेल नंबर कौन थी, चौथी, चौथी सेल में क्या, देखो बहुत ध्यान से, 1 2 3 4 4 सबसेल भी हैं क्या, ये सबसेल ही तो है, ये जो बनाया है ना इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, ये क्या है, सबसेल है। यानी n इक्वल टू 4 से अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन n से 4 से n पे 3 आ रहा है ना, ये 4 सबसेल को क्रॉस करता हुआ भी आएगा, इस 4 सबसेल को क्रॉस करता हुआ आएगा, और 4 सबसेल की भी एनर्जी में तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, उसके करस्पॉन्डिंग में तो कुछ ना कुछ वेवलेंथ निकलेगी, इसलिए आपको एक्स्ट्रा वेवलेंथ मिलेगी। मतलब चौथी सेल में 4 सबसेल भी होती है, 4s 4p 4d 4f। तीसरी जो सबसेल होती है, 3 सबसेल होती है तीसरी सेल में, 3s 3p 3d। इसीलिए कोई भी सेल अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन तीसरे दूसरे में आया ना, तो डायरेक्ट नहीं आ रहा, वो 3s 3p 3d को क्रॉस करता हुआ दूसरे में आता है। Each cell are made up of several subcells, ठीक है, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन तीसरे दूसरे में आएगा ना, तो तीसरे का s 3s, तीसरे का p 3p, तीसरे का d 3d, तीनों को क्रॉस करता हुआ आएगा। क्या 3s 3p 3d जो सबसेल है, क्या उनकी कुछ एनर्जी नहीं होती होगी क्या, उनके तो इलेक्ट्रॉन जब उन एनर्जी लेवल को भी क्रॉस करता होगा तो कुछ वेवलेंथ उसके करस्पॉन्डिंग भी तो निकालेगा। कुछ बात भेजे में जा रही है कि नहीं, ठीक है, इसीलिए क्या आपको एक्स्ट्रा वेवलेंथ मिला करती है, समझ में आ रहा है। यानी सोमरफील्ड का एक ही चीज मानना था कि हर सेल जो है वो सबसेल से मिलकर बनी, ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, सबसेल, सबसेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, सबसेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल, यानी सेल फिर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया क्या, तो सोमरफील्ड का एक्सटेंशन समझा। अब ये देखो l+1/n का कांसेप्ट क्या है, अपने को पता है, आज शाम को पता चल जाएगा, कुछ नहीं पता चलेगा बच्चों में, लिखने हटा दो इसको, कहाँ पढ़ा है, देखो बहुत ध्यान से, क्या है आपका b/a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, कुछ बुक्स में लिखा मिलता है, तो l+1/n बराबर, अगर मैं n इक्वल टू 1 मानूं, यानी फर्स्ट सेल की बात कर रहा हूं क्या, पहली सेल, तो b/a, अच्छा जो l की वैल्यूज होती है ना बेटा, पहले बता दो, जो n5 की वैल्यू होती है ना, वो आपको पता होती है कहां से, 0 to n-1, 0 to n-1, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है। अगर कोई बोले कि बताइए पहली सेल में कितनी सबसेल होती है, तो 0 to n-1 निकाल दो, 0 to 1-1 यानी क्या, 0। अगर बोलो n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 में कितने, देखो जो सेल नंबर होता है ना बेटा, ध्यान रखना, शॉर्टकट बता रहा हूँ, जो सेल नंबर होता है उसमें उतनी ही सबसेल होती है, बात समझा ना, उसमें उतनी ही क्या हो जाएंगी, सबसेल हो जाएंगी, बहुत ध्यान समझो। तो ये जो n5 है, यही शाम को क्या बन जाएगा आज, l एजीमुथल क्वांटम नंबर, n5 क्या बनने वाला है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इसका मतलब अगर n इक्वल टू 1 है, तो चाहे मैं n5 निकालूं, ठीक है, तो n5 की वैल्यू 0 to n-1, यानी 0 to 1-1, क्या n5 की वैल्यू 0, और शाम को मैं लिखा के दूंगा कि अगर n5 की वैल्यू 0 यानी l की वैल्यू 0, इसको बोलते हैं s सबसेल, क्या बोलते हैं। अब चलो ये s सबसेल आ गया। अब एक बात बताओ, अगर मैं l की वैल्यू क्या है 0, तो क्या b/a निकालूं एक बार, 0 + 1/1, n की वैल्यू 1, तो क्या आएगा, 1 ही आएगा क्या। इसका मतलब फर्स्ट सेल में कितनी सबसेल है, एक, और l की वैल्यू क्या है 0, उस सबसेल का नाम है 1s। बात समझा क्या, उस सबसेल का नाम क्या है 1s। चलो जरा n की वैल्यू 2 निकालते हैं, n की वैल्यू 2 है, तो n5 की वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी, 0 to n-1, यानी 0 to 2-1, यानी 0 and 1, 0 रिप्रेजेंट s सबसेल, 1 रिप्रेजेंट p सबसेल, ठीक है। अगर कभी भी n5 की वैल्यू 0 आई तो कौन सी सबसेल होती है वो, s, n5 की वैल्यू 1 आई तो कौन सी सबसेल, p, 2 आई तो d, 3 आई तो f, बात समझना। तो 0 and 1 आई, तो हाउ मेनी सबसेल इन सेकंड सेल, 2, नाम 2s 2p, बात समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। और यहाँ पे अगर तुमको b/a निकालना है, तो b/a पहले 0 रख के निकालते हैं, तो l की वैल्यू 0 + 1/n की वैल्यू क्या है 2, ये क्या आ गया बेटा 1/2 बराबर
1/2, n की वैल्यू क्या थी 2। अच्छा अब एक बार 1 के हिसाब से b बाई ए निकालो तो l + 1/2, तो 1 + 1/2 क्या 2/2 और 2/2 क्या 1, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनस एक्सिस बराबर, इसका मतलब स्फेरिकल। समझ में आ गया क्या? ऑर्बिट सर्कुलर हो गया, ठीक है, और यहाँ सर्कुलर नहीं होगी। बात समझा? अगर ऑर्बिट सर्कुलर है तो पक्का ये प्रूफ दे रहा है कि भैया ये s सबशेल है, ये है 2s, ठीक है, और एक कौन सी होगी आपकी 2p, 2s एंड 2p। बात समझा कि नहीं? और ध्यान समझिएगा, 2s एंड 2p अगर ऐसी समझ में आ रहा होगा आपको कितनी सबसेल होंगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि थर्ड सेल की बात करूं n = 3, तो n 5 की पॉसिबल वैल्यूज बताओ। 0 to 3 - 1 यानी 0 to 2 यानी 0 1 और 2, कितनी सबसेल आ रही है 3। तो थर्ड सेल में कितनी सबसेल 3। 0 को बोलेंगे 3s, 1 को बोलेंगे 3p, इसको बोलेंगे 3d। बात समझा ना? n = 4 कर दो बेटे, n = 4 कर दूं तो n 5 की पॉसिबल वैल्यूज बताओ। 0 1 2 3 बराबर 0 1 2 3, तो क्या हो जाएगा आपका 0 to n - 1। इधर क्या हो जाएगा आपका, ये 4s, ये 4p, ये 4d, ये 4f। एक बात यहां से पकड़ लो कि एवरी सेल, ठीक है, कोई भी सेल कुछ सबसेल से मिलकर बनी होती है। तो फोर्थ सेल में कितनी सबसेल है 4, थर्ड सेल में कितनी सबसेल होंगी 3, सेकंड सेल में कितनी सबसेल होंगी 2। इसका मतलब बताओ जब इलेक्ट्रॉन चौथे सेल से तीसरे सेल में आया होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट किया होगा, लेकिन चौथे से तीसरे में आने पे क्या उसने इन सब सबसेल को भी क्रॉस किया होगा? तो सबसेल में भी एनर्जी का डिफरेंस होता है, उस एनर्जी के डिफरेंस के बराबर भी तो लाइट इमिट करेगा ना, इसीलिए हमें एक्स्ट्रा वेवलेंथ मिल गई। समझ में आ गया? ये हो गया सोमरफेल्ड एक्सटेंशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। कुछ बात भेजे में गई बढ़िया से। चलिए अब अगला टॉपिक है अपना बेटा, ये सोमरफेल्ड खत्म हो गए, तो खत्म हो गए मतलब नहीं है, जिंदा है, हमारे दिलों में जिंदा है सोमरफेल्ड, ऐसा नहीं है खत्म हो गया। अगला आता है बेटा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ठीक है, डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो इनका क्या मानना था, डी ब्रॉगली का क्या मानना था कि ये वेव डुअलिटी नेचर को एक्सप्लेन किया। इलेक्ट्रॉन के पास डुअल नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन केवल पार्टिकल नहीं है, वो वेव भी है। इन्होंने नहीं बताया था डी ब्रॉगली ने, यानी डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सप्लेन किया? डी ब्रॉगली ने। इनका मानना था बेटा कि व्हेन अ बॉडी मूव, जब कोई भी बॉडी मूव करती है, अ वेव इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मूविंग बॉडी, यानी जब भी कोई बॉडी मूव करती है ना, उसके साथ एक वेव चलती है, फिर वो चाहे बॉडी मैं हूं, तुम हो, इलेक्ट्रॉन हो, कुछ भी। हाँ, हम लोग का मास इतना ज्यादा है कि वो वेव दिखाई नहीं पड़ती, ठीक है, जो स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे ना उनकी वेव प्रॉपर दिखती है। बात समझ में आ रहा है? तो क्या बोल रहे हैं कि when a body move, a wave is always associated with the moving body, that wave is called matter wave। इसे क्या बोलते हैं अपन लोग? मैटर वेव बोलते हैं। क्योंकि किसके कारण वो वेव चल रही है? मास के कारण। बस ना, हमारा भी मास है, तुम्हारा भी कुछ मास है, जब तुम चलते हो, मैं चलता हूँ, पीछे एक वेव चलती है, वो पता नहीं तुम लोग देख पाते हो कि नहीं, ठीक है, दिखती नहीं है, ठीक है। कुछ लड़के हैं आशिक टाइप के, देख लेते हो वेव जो चलती है पीछे, ठीक है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, चलिए गाना ही बना बेटा, मोरनी बन के सुना होगा, तो मैटर वेव की बात हो रही है वहां पे। चलिए, तो क्या होगा बेटा, जब भी कोई वेव चलती है ना, मतलब कोई कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर वेव। अपने को उसी वेव की वेवलेंथ निकालने का क्वेश्चन आया डी ब्रॉगली में। ज्यादा कुछ बातें नहीं इसमें, सिर्फ न्यूमेरिकल और पार्ट है। इनकी बात क्या है, अगर कोई बोले डी ब्रॉगली का कंसेप्ट क्या है, तो बोलोगे इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। इलेक्ट्रॉन के पास डुअल नेचर। बोर कहां तक बताए थे कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, बोर इलेक्ट्रॉन को वेव माना ही नहीं, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को वेव भी मानता। बोला कि जब भी कोई बॉडी चलती है जिसका कुछ ना कुछ मास है, उसके साथ एक वेव भी चलती है जिसको हम मैटर वेव बोलते हैं, जिसकी वेवलेंथ कैसे निकाली जाती है, बहुत ध्यान समझो। लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने का पहला पॉइंट। डिपेंड करेगा फार्मूले क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है। h क्या है याद तो हो गया आपका, प्लैंक कांस्टेंट यार, ये क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। p इज द मोमेंटम
ये क्या है आपका मोमेंटम। अच्छा, क्या मैं P को m इंटू वी लिख सकता हूँ क्या? तो हो सकता है क्वेश्चन यहां से आ जाए, मास और वेलोसिटी देके पूछ रहे वेवलेंथ आपको, ठीक है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का दूसरा फॉर्म। बस क्वेश्चन करते समय एक बात का ध्यान रखना, यहाँ भी वेवलेंथ हमेशा मीटर में आएगी, यहाँ भी वेवलेंथ हमेशा मीटर में आएगी, लेकिन मास जो रखना बॉडी का वो हमेशा किलोग्राम में रखना, इसमें रखना किलोग्राम। तो यही यहाँ पे ट्विस्ट रहेगा आपके सामने कि जो m है वो है मास ऑफ बॉडी जो भी मूव कर रही है इन किलोग्राम। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, पहले सारे फॉर्मूले देख लो अच्छे से, ठीक है। मास ऑफ बॉडी इन किलोग्राम, तो हमेशा क्वेश्चन में ग्राम में दिया रहेगा, उसको तुमको किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब इनके कुछ और फॉर्मूले उसको भी लिख रहा हूं। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यहां से क्वेश्चन आते हैं, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या? हाफ mv स्क्वायर होता है क्या? ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ बेटा m से मल्टीप्लाई कर दूं तो m के ई इक्वल टू 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर होगा क्या? इस 2 को इधर भेज दो, 2m के ई इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर, अंडर रूट ले लो, 2m के इक्वल टू mv हो जाएगा क्या अंडर रूट लेने पे? अब इस mv को उठा के यहाँ रख दो, mv की वैल्यू आई ना, इसे उठा के यहाँ रखो, सो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2m के ई। काइनेटिक एनर्जी दे दिया तो ऐसे खेलोगे, बात समझो ना, h अपॉन अंडर रूट 2m के ई। ये काइनेटिक एनर्जी और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशन है। तीसरा रिलेशन, ये पहला फॉर्मूला जिसको न्यूमेरिकल आता है, ये दूसरा और ये तीसरा। चौथा है बेटा कि आपको बोल देगा कि एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, हमने इसको 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस से इसको एक्सेलरेट कर दिया, तो बताओ क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ है? ठीक है, कोई भी पार्टिकल है, बोलेगा इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके लिए मैं अलग फार्मूला वही दे दूंगा। नॉर्मल इलेक्ट्रॉन को छोड़ के कोई ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉन के लिए सब नहीं लगेगा, सारी चीज लगेगी, लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा ना, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस देने पे आपका फार्मूला बदल जाएगा। यानी अब अगला जो हमारे पास फार्मूला है डी ब्रॉगली का, रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अपने को पता है बेटा जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी चार्ज पार्टिकल की, होती है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, नहीं पढ़ा होगा तो बाद में पढ़ोगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, एक बात बताओ, Q इंटू वी है, ठीक है, इसका मतलब जहां काइनेटिक एनर्जी है के वहां मैं Q इंटू वी लिख दो, खत्म कहानी, हो गया खत्म, यही था बस, काइनेटिक जगह Q इंटू वी लिखना था और क्या। तो इसका मतलब लैम्डा का फार्मूला क्या बनेगा? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m/q/v, ये आ गया आपका, ठीक है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपका जो वेवलेंथ आएगा हमेशा आर्मस्ट्रांग में। जब पोटेंशियल डिफरेंस वाला क्वेश्चन दिया जाएगा, वेवलेंथ किसमें निकालोगे आप? आर्मस्ट्रांग में। ये क्या है बेटा? डी ब्रॉगली वेवलेंथ और पोटेंशियल डिफरेंस बी में रिलेशन। सारे फॉर्मूले याद करो तभी क्वेश्चन निकलेगा आपका। लेकिन अगर स्पेशली इलेक्ट्रॉन दे दिया गया और पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया, तब ये फॉर्मूला मत करना, ठीक है। ऐसा नहीं है नहीं सॉल्व होगा, पर तुमको फिर इलेक्ट्रॉन का क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे? मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻, तब सॉल्व होगा। मैं आपको शॉर्टकट दे देता हूँ कि बस वो फॉर्मूला अप्लाई करना, आंसर ले लेना, ठीक है। इसी फॉर्मूले के फॉर इलेक्ट्रॉन ये फॉर्मूला केवल लैम्डा इक्वल टू, दो फॉर्मूले में बताता हूँ, 12.24 मैं पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ। मैंने क्या रखा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिया, अपॉन अंडर रूट वी, और यहाँ वी हमेशा वोल्ट में रखना, और आपका आंसर हमेशा आर्मस्ट्रांग में आएगा। या इससे भी आसान फार्मूला, अंडर रूट 150 अपॉन वी, ये सब शॉर्टकट्स हैं निकालने के, इलेक्ट्रॉन के लिए चलेगा ये, बात समझे ना? अंडर रूट 150 अपॉन वी। जब तक क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, तो आप इन सब फॉर्मूले चक्कर में पढ़ना, बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगाना, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए। बाकी मास उस दिया, आप यहां से निकालिए, यहां से निकालिए। देखो ये फॉर्मूला केवल किसके लिए अप्लाई करेंगे हम? इलेक्ट्रॉन के लिए। जब बता दे कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, हमने उसको इतना पोटेंशियल लगा के एक्सेलरेट कर दिया। अब इन क्वेश्चन करेंगे तो आपको टाइप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए लगाओगे, बाकी के लिए आप नॉर्मल फॉर्मूला लगाइए।
आपको फैन की स्पीड निकालना है, अपनी स्पीड निकालना है, टेबल खिसक रहा है, मेज खिसक रही है, कुर्सी भाग रही है, तो ये सब बात समझा ना। तो सारे हर एक ऑब्जेक्ट पे लगेंगे, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला एक तो ये है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया क्वेश्चन में, देखो बेटा समझना पड़ेगा चीजों को, कि अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन दे दिया कि हमने उसको, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था, उसको हमने 20 वोल्ट के पोटेंशियल से क्या किया, एक्सेलरेट कर दिया, इसका मतलब तुम ये फॉर्मूला लगाना 150/20 करो, खत्म कहानी हो जाएगी, नहीं वहां परेशान रहोगे। सब रख के काम होना चाहिए, विद इन सेकंड काम होना चाहिए। पास में आ रहा है क्या? तो √150/V, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना, इसको ही मत लगाना, थोड़ा तकलीफ देगा, ये आसानी सॉल्व √150/V, इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो इतने फॉर्मूले हैं, आराम से देख लो डी ब्रॉगली का, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करो। समझ में आ गया? ठीक है, इतने फॉर्मूले हैं। H/P, P को m/V लिख दिया। काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा में क्या रिलेशन है भाई? काइनेटिक ½ mv², इसको 2 को इधर किया, फिर उसके बाद क्या किया, m से मल्टीप्लाई किया, इधर भी इधर m से पहले मल्टीप्लाई किया, 2 को इधर भेजा, अंडर रूट लिया, ये आया mv = 2m/ke। कभी कभी डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी देगा तो आप ऐसे क्वेश्चन निकाल लेना। और इन फॉर्मूले से बाहर लिख के दे रहा हूं, क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं सब निकल जाएंगे, ठीक है। जो यहां तक की पढ़ के जाते हैं ना डी ब्रॉगली, उनके लिए खतरनाक हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि वो यहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं, काइनेटिक एनर्जी दे देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दे क्रिएट करवाते हैं, और ये सब फॉर्मूला लगाना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन जो देता था आपके थोड़ा हैवी हो जाता है क्वेश्चन, आप सॉल्व करने में बहुत समय लगाते हो, जबकि करना क्या था, केवल ये। बात समझ में आ रहा ना? तो चलो स्टार्ट करें न्यूमेरिकल्स के। डी ब्रॉगली के न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है। चलो पहला न्यूमेरिकल देखो, कोई डाउट तो नहीं है? थियरी कुछ नहीं था कि सर कुछ पढ़ा ही नहीं यार डी ब्रॉगली में, ठीक है, कुछ था ही नहीं, एक ही लाइन बोल के गए थे कि कोई भी बॉडी चल रही है उसके साथ एक वेव चलती है, उसको मैटर वेव बोलते हैं, जिसकी वेवलेंथ निकालेगा फलाना फलाना फार्मूला होता है, खत्म बात। समझा ना? अब ये फार्मूला रखो, क्वेश्चन निकालो। आप क्वेश्चन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड में सारे फॉर्मूला चार्ट जो डी ब्रॉगली का लिख देता हूँ। H = लैम्डा = H/P, या H/m/V, या H/√2mke, या H/√2mqv। ये 4 फार्मूले हो गए। और अगर इलेक्ट्रॉन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला √150/V, और V हमेशा रखोगे वोल्ट में, और एंगस्ट्रॉम आएगा आपका एंगस्ट्रॉम, बाकी सब में मीटर में आने वाला, ठीक है। हाँ मैं बता रहा हूँ मीटर में आएगा, ऑप्शन तुमको एंगस्ट्रॉम में दिया रहेगा, तो मीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज करना होगा एंट्रेंस में, ठीक है। मैं बता रहा हूँ सारे सारे आंसर किसके आएंगे, मीटर में, और एंट्रेंस से क्वेश्चन देखोगे वो एंगस्ट्रॉम में आंसर बना के देगा आपको, तो मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना आना चाहिए कि भाई 10⁻⁻10 मीटर = 1 एंगस्ट्रॉम होता है, तो इतने मीटर में कितने होंगे। बात समझा ना? चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपने को फर्स्ट क्वेश्चन दिया, फाइंड वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन। बात करने लगा किसकी, इलेक्ट्रॉन की। इट इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस PD of 15 volt from rest। आप खुद बताइए क्या है, फाइंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालना है। व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट, क्या पोटेंशियल डिफरेंस आ गया क्वेश्चन में, और इलेक्ट्रॉन आ गया क्वेश्चन में, तो क्या लैम्डा = मैं डायरेक्ट लगा दूं, क्या √150/V वोल्ट में रखना है, और आंसर किसमें आएगा, एंगस्ट्रॉम में। बस हो गया, √150, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 15, ये क्या जाएगा √10 एंगस्ट्रॉम, खत्म करना, यही ऑप्शन बना के दे देगा आपको। बात समझा ना? हो गया क्वेश्चन विद इन सेकंड, अगर ये फॉर्मूला याद हो आपको, नहीं तो फिर Q M ये सब करते रहोगे। अगला देखो क्वेश्चन, रूट के निकाल तो सकते हो, थोड़ी नहीं निकाल पाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड वेवलेंथ, फाइंड लैम्डा एसोसिएटेड विद
इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 raised to 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या बोला बेटा, देखो फाइंड लैम्डा एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही दिया, क्या उसकी वेलोसिटी दिया क्या इस बार, तो आपको 150 वाला फार्मूला 150 तब लगाओगे जब पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन के साथ भी, यानी अब आपको वेलोसिटी दिया है, v निकला है, दिमाग लगाओ क्या ये फार्मूला लगेगा, बस मतलब फार्मूला सेलेक्ट करो कौन सा लगाना है, बस लैम्डा इक्वल टू क्या h अपॉन m इनटू v, तो 6.6 इनटू 10 रेज टू माइनस 34 जूल सेकेंड। मास किसके बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इनटू 10 रेज टू माइनस 31 किलोग्राम। मास हमेशा बॉडी का किसमें रखोगे, किलोग्राम, और वेलोसिटी दिया है 10 रेज टू 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका जो आंसर आता है वो आता है 7 एंगस्ट्रॉम, एक्चुअली जो आएगा वो मीटर में आएगा, उसको मैंने एंगस्ट्रॉम में चेंज करके लिखा है। ठीक है, तुमको जब समझदार हो आगे सॉल्व कर लो, मैंने एंगस्ट्रॉम में जो ऑप्शन दिया गया था मैंने वही ऑप्शन लिखा है 7 एंगस्ट्रॉम। कुछ आया होगा जिसको मैंने किसमें मैंने निकाला होगा मीटर में, उसको किसमें चेंज किया होगा, एंगस्ट्रॉम में, तो फाइनल आंसर 7 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये थोड़ा भारी क्वेश्चन है, देखो फाइंड रेशियो ऑफ वेवलेंथ, बहुत ध्यान से समझना, बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड रेशियो ऑफ वेवलेंथ, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन accelerated through same potential difference, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझो। फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का वेवलेंथ और प्रोटॉन की वेवलेंथ का रेशियो निकालना है जब उन दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया। तो अच्छा बताइए, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट, ठीक है, क्योंकि अल्फा है और प्रोटॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए 150 अपॉन v करते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या करेगा 2m3v बराबर। एक बात बताओ, बहुत ध्यान समझो कि क्या बेटा सेम पोटेंशियल डिफरेंस, क्या ये कांस्टेंट हो गया, क्या ये कांस्टेंट वैल्यू है आपका, इसका मतलब आपका ये जो है 2b कांस्टेंट होगा, hb कांस्टेंट है, इसका मतलब केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, m और q पे, क्या, इसका मतलब लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट मास इनटू चार्ज के। भाई सेम पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया तो v तो सेम हो गया ना, ठीक है, 2 तो 2 कांस्टेंट वैल्यू है, h तो फ्लाइंग कांस्टेंट है, इसका मतलब लैम्डा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास इनटू चार्ज। अब इसी को एक बार किसके लगाऊं, अल्फा के लिए, एक बार किसके लगाऊं, प्रोटॉन। अच्छा एक बात समझो, जो अल्फा पार्टिकल होता है और जो प्रोटॉन होता है, इसमें हमने आपको एक रिलेशन बताया था कि जो ये आपका मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है ना, वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। कैसे देखो यार, 2He4 यही है, हीलियम का न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल है। आप बताइए, बहुत ध्यान समझिए, ये न्यूक्लियस में आप देखिए क्या है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, बराबर, 2 प्रोटॉन और 4 - 2 न्यूट्रॉन। बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। ये हीलियम है, मैं अल्फा बनाऊं क्या करूं, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, बराबर, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, तो क्या बच जाएगा, He+2, He+2, इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, इसी को क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो बताओ अभी भी न्यूक्लियस में क्या 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहे क्या, न्यूक्लियस अभी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है ना, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा, याद करो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है। तो क्या बताइए, जब अल्फा पार्टिकल बना तो उसके न्यूक्लियस 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो क्या इसको हम बोल सकते हैं क्या, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, 2 2 4 बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं, खुल के बोलो, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो क्या बचा, हीलियम का न्यूक्लियस ही पगले क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है। तो हीलियम का न्यूक्लियस में हीलियम से इलेक्ट्रॉन गया और किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालता है तो मास में कोई कमी नहीं आती, बताया था, जैसे नहाते समय तुम्हारा बाल झड़ता है, ठीक है, उससे तुम्हारा मास नहीं कम हो जाता। तो बस क्या है, न्यूक्लियस अभी भी वही ना, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ठीक है, तो टोटल मास तो न्यूक्लियस पे ही होता है ना। तो आप बताइए कि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन यानी 4, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, बराबर। इसका मतलब क्या, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन नहीं लिख सकता क्या, ठीक है। अच्छा चार्ज बताओ,
चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल की अगर मैं बात करूं, जो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होगा क्या? +2 का चार्ज आया है ना। +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे क्या होता है आपका चार्ज ऑलमोस्ट क्या होता है, एकदम सेम होता है। याद करो, इलेक्ट्रॉन -1.6 × 10⁻19 और प्रोटॉन क्या होता है +1.6 × 10⁻19। चार्ज तो बिल्कुल न्यूमेरिकली सेम होता है ना। तो दो, अगर दो इलेक्ट्रॉन निकले, इसका मतलब चार्ज कितना होगा अल्फा पार्टिकल पे? 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। बात समझा? तो एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं अल्फा के लिए बात करूं, बेटा हमको रेशियो लेना है क्या? तो बताओ, रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल, बहुत ध्यान से समझना, अपॉन प्रोटॉन। क्या अल्फा अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो ये m अल्फा q अल्फा नीचे आएगा क्या? अगर मैं यहाँ अल्फा लिखूं तो m अल्फा q मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर यहाँ अल्फा है तो इक्वल टू मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा इनटू चार्ज ऑफ अल्फा। थोड़ा सा तो मैथ आनी चाहिए ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना ये। तो ये अल्फा वाला, अगर मैं अल्फा ऊपर लिखा हूं तो फिर अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो अल्फा के सामने आता m अल्फा q अल्फा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर जाएगा ही नीचे आएगा। सिंपल सी बात है। इतने में कोई किसी को दिक्कत नहीं है। पहले बताओ, क्वेश्चन में इतना ही सोचना था, देखना जब सॉल्व करोगे लोग इतना आसान था क्या? बस इतना ही समझना था आपको। ये समझ में आ गया क्या कैसे लिखा? एक बात बताओ बेटा, अगर मैं यहाँ से मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालू तो क्या 1/4 आएगा क्या? मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा 1/4। और यहाँ पे अगर मैं चार्ज ऑफ 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा निकालू, क्या 1/2 आएगा क्या? बराबर यही आएगा। अभी बहुत प्यार से देखो, अल्फा अपॉन प्रोटॉन आया क्या, m मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा ऑलरेडी निकाल लिया 1/4, तो 1/4 इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ अल्फा निकाल लिया क्या 1/2, या गया √1/8, यानी 1/2√2। खत्म हो गया क्वेश्चन, यही आएगा। समझ में आ गया क्या? ये आपका रेशियो बनता है। भेजे में बात जा रही है कि नहीं? टाइप में कवर कर रहा हूँ शायद किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपका, तो समझना केवल यही तक था। ये समझ लिया तो ये आपका दिमाग की कितना अच्छा एप्टीट्यूड आपका काम करता है क्वेश्चन। बाकी सॉल्यूशन आप खुद देखो कि न्यूमेरिकल मैथमेटिकल पार्ट कितना था आपको समझ, सीधे मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकालना। बट वही कर पाएगा जो इसको लिखना पहले सीखेगा। भाई सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ये कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, h कांस्टेंट, लैम्डा जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है √m × q। तो अगर लैम्डा अल्फा लिखूं तो m अल्फा q अल्फा, लैम्डा प्रोटॉन लिखो और जब रेशियो लूंगा तो ऊपर चला जाएगा। ये समझदार के लिए इशारा ही काफी है कि अगर यहाँ पे इनवर्स रिलेशन अल्फा के सामने प्रोटॉन आएगा और चार्ज आएगा। बात समझा? इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ से m प्रोटॉन m अल्फा निकाल के क्वेश्चन रखा सर खत्म। समझ में आ रहा है? हमें तो नहीं लग रहा समझ में आ रहा है। हाँ, हीलियम का न्यूक्लियस ही अल्फा पार्टिकल कहलाता है। He2+ होता है अल्फा पार्टिकल। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ब्रॉकली, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। न्यूमेरिकल जब कराऊं तो और थोड़ा सीरियस हो जाएगा यार, तुम लोग का यही पार्ट वीक रहता है न्यूमेरिकल, थियरी बहुत तेज समझ में आती है। अगला देखो, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग, बात नहीं बेटा प्लीज, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बहुत ध्यान समझना, ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना दिया है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनिशियल is accelerated through a potential difference of 4 volt. 4 volt. Find lambda associated with electron. Lambda associated with electron. ठीक है, देखो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। अपने को पता है यार, देखो इलेक्ट्रॉन के लैम्डा पूछे बराबर, तो अपने को पता है अपने लिए सबसे फेवरेट फार्मूला क्या बन के आएगा, 150 अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस इन बराबर, यही फार्मूला है। इलेक्ट्रॉन के लिए बोल दिया। अब समझो कि क्या पीडी 4 रख दूं? नहीं, पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उसको किस पोटेंशियल डिफरेंस से किया? 4। अच्छा बताओ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q × V ही तो होता है ना।
Q into V। पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी 6, पहले काइनेटिक क्या 6, फिर क्या हो गई आपका 4 पोटेंशियल डिफरेंस। एक बात बताओ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है? एक इलेक्ट्रॉन का ही फर्क है बस। अगर आप खुद समझो ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कैसे आया होगा बेटा, अगर यहाँ 6 लाना है तो ये चार्ज क्या होगा, आप पोटेंशियल डिफरेंस है, ये चार्ज किसका रखोगे? इलेक्ट्रॉन का। मूव कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? E मान ले। तो अगर यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया पक्का पोटेंशियल कितना होगा? बराबर ना, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप बताइए पहले 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल था, 4 वोल्ट से आपने एक्सेलरेट कर दिया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले 6 था अब 4 और हो गया, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया? 10 का। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो गई? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई काइनेटिक एनर्जी Q into V ना, तो अब आप अपने पोटेंशियल डिफरेंस क्या किया 4, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। तो 4 अगर यहाँ 4 रखूं तो यहाँ क्या आएगा? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 + 4 10, तो बस यहाँ 10 रखना तो खत्म कहां। बात समझा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √150 डिवाइड बाई 10, या जाएगा √15 ऑंगस्ट्रॉम। खत्म क्वेश्चन। सोचना रहता है बाकी कुछ रहता होता नहीं क्वेश्चन, ठीक है? तो लिख देते हैं ऐसा भयानक सा क्वेश्चन आप सामने। क्या थोड़ा सा ये समझिए Q into V का चक्कर क्या है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए। आप देख लो ना, अगर आपने थोड़ा सा इसको इमेजिन करो, क्या देखो क्वेश्चन में दम नहीं है ना, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन में दम है कुछ भी, सिर्फ क्या है सोच की बात अलग है। तो सोच कैसे रहे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन नहीं आएगा परेशान रहो। और था कितना 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले काइनेटिक एनर्जी, 4 वोल्ट से एक्सेलरेट किया, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी Q into V। अगर 4 वोल्ट से एक्सेलरेट करूंगा तो Q क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की बात करें 4 into E 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टोटल पोटेंशियल 10 का होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? स्ट्रक्चर ऑफ एटम लग ही नहीं रहा है, कुछ और ही पढ़ा रहे हैं। और समझो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन के टाइप पकड़ो बेटा, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट, बढ़िया क्वेश्चन है, इन सेकंड ऑर्बिट। यहां भी दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li+2 lithium +2 ion will be equal to de Broglie wavelength, de Broglie wavelength of electron। ऑप्शन दिया आपको पहला A n = 3 for hydrogen atom, B n = 4 for carbon +5 ion, C n = 6 for beryllium +3 ion, और n = 3 for helium +। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को बताने के पहले आपको एक बोर एटॉमिक रेडियस और डी ब्रॉगली वेवलेंथ में रिलेशन समझा देता हूं पहले, यानी रिलेशन बिटवीन, इस क्वेश्चन को हैंडल करने से पहले रिलेशन बिटवीन बोर्स रेडियस एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, इसमें रिलेशन दिखाता हूं, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, बहुत ध्यान से। क्या बोर ये बोला था क्या कि जो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2π होता है ना? और तो यही बोला था बेटा, जो ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है? NH/2π। जरा 2π को इधर ले लो, mv को नीचे बुला, तो 2πr, 2π इधर ले लिया, r यहाँ था, और यहाँ पे ले लिया NH/mv बराबर क्या बेटा? H/mv ये लैम्डा होता है क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ? H/mv क्या होता है? लैम्डा होता है। इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ क्या? 2πr = n लैम्डा। ये भी फार्मूला जहां से खेलेंगे, बात समझा ना? 2πr = n लैम्डा। समझ में आया क्या? अब यहाँ पे क्या, ये क्वेश्चन इसी यहाँ ही सॉल्व होगा अभी। अब यहाँ पे r क्या है? ये r क्या है? दिस r = what? r0 into n² / z ऑंगस्ट्रॉम। याद करो बोर्स रेडियस है, ये क्या है? और यहाँ पे कौन सी रेडियस है? बोर्स रेडियस है। अब ये n जो होता है ना बेटा, ये ऑर्बिट का नंबर है। ये क्या है? ऑर्बिट का नंबर है। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन डी ब्रॉगली में बोलेगा कि बताइए इस ऑर्बिट में कितनी वेव्स बनेंगी,
ध्यान रखना, जो n का नंबर है वही वेव का नंबर होगा। बोला थर्ड ऑर्बिट में कितनी वेव बनेंगी, तो आंसर जाएगा 3। फोर्थ ऑर्बिट में कितनी वेव बनेंगी, आंसर जाएगा सीधे 4। बात समझा ना, नंबर ऑफ वेव्स पूछ ले अगर यहाँ पे, तो आप सीधे बोलोगे यहाँ जो n है ना, वो आपका नंबर ऑफ वेव्स भी है इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। अगर n की वैल्यू 4, बोला फोर्थ ऑर्बिट में कितनी वेव, डी ब्रॉगली वेव कितनी बनेगी, तो 4। 10th ऑर्बिट में कितनी डी ब्रॉगली वेव बनेगी, 10, सीधे। बात समझा ना। अच्छा, अब इस क्वेश्चन पे आ जाए। देखो इसको प्रूफ भी आपको दे दूं। देखो मान लो ये न्यूक्लियस है बेटा, ये पाथ है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, वेव बना के चलेगा, डी ब्रॉगली ने बताया। इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चलेगा, बराबर, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है। एक बात बताओ, कोरोना नहीं ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है बराबर। अच्छा बताओ वेवलेंथ क्या होगी, मैंने लिखा दिया है टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रस्ट या टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रस्ट के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ होती है क्या। अच्छा मान लो, इसका मतलब क्या, यहां से यहां तक की डिस्टेंस लैम्डा है क्या, ठीक है। अच्छा बताओ ऐसी कितनी वेव बनेंगी, एन वेव्स, टोटल वेवलेंथ क्या होगी, एन लैम्डा। और एन लैम्डा का मतलब सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर, खत्म हो गया क्वेश्चन। बात समझे ना, अरे 2 पाई आर क्या होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। और वेव्स की वेवलेंथ क्या है, लैम्डा, कितनी वेव है, एन लैम्डा, एन इनटू लैम्डा इक्वल 2 पाई आर नहीं आ जाएगा। बात समझ में आया क्या। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आ जाए। लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 आयंस विल बी, lambda of electron in second orbit of lithium plus 2 ions is equal to de Broglie wavelength of electron। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, तो प्यार से देखो, ठीक है। चलो करते हैं। एक बात बताओ बेटा, सबसे पहले हमने एक रिलेशन निकाला 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा, तो क्या यहाँ से बेटा r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n लैम्डा लिख सकता हूँ क्या। भाई 2 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, उससे कोई मतलब नहीं, सबके लिए कांस्टेंट रहेगा। तो क्या r इक्वल टू n लैम्डा। अच्छा r का एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ाया है, याद करो, n स्क्वायर अपॉन z, फोर्स रेडियस याद करो, r क्या थी, फोर्स रेडियस ही थी, r इक्वल टू n स्क्वायर, 0.5 से तो कांस्टेंट रहेगा ना, ठीक है। इसको उठा के यहां पुट करो जरा, ठीक है, तो क्या होगा, n स्क्वायर अपॉन z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n लैम्डा। क्या n से n कैंसिल हो जाएगा एक, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n बाई z इक्वल टू लैम्डा। इसका मतलब लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाई z, बराबर, यही होगा। अब एक बात बताओ, पहले इसके लिए n बाई z निकाल लो, लिथियम प्लस 2 के लिए, हाँ n बाई z। इन चारों ऑप्शन में जिनका n बाई z लिथियम प्लस 2 के n बाई z से मैच कर दिया, उसी की तो वेवलेंथ इक्वल होगी मेरे भाई। जिसका लिथियम प्लस 2 का n बाई z निकाल लूं, उसकी जो वेवलेंथ आएगी, और इन चारों ऑप्शन का n बाई z निकालूं, अगर जिसका n बाई z लिथियम प्लस 2 के n बाई z से मैच करके उसकी वेवलेंथ नहीं मैच कर जाएगी क्या। बस कहानी खत्म, इतना ही सोचना था। अब ये लिथियम प्लस 2 के लिए निकालते हैं। लिथियम प्लस 2 के लिए बेटा मैं निकालता हूं क्या, n बाई z, जिसका n बाई z सेम होगा उसी का वेवलेंथ इक्वल होगा, ठीक है। तो लिथियम के लिए n क्या दिया है, सेकंड ऑर्बिट, n की वैल्यू क्या, 2। z लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, तो n बाई z आया 2/3। लिथियम का n बाई z क्या आया, 2/3। अब एक एक ऑप्शन चेक करेंगे। चलो ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, क्या निकालना है, लैम्डा इक्वल टू n बाई z। अच्छा क्या हाइड्रोजन का n कितना दिया है, 3, और हाइड्रोजन का z कितना होता है, 1, तो क्या ये ऑप्शन मैच किया क्या, नहीं, यानी ये तो रेस से बाहर है। बी लैम्डा n बाई z, n कितना 4, और कार्बन का z, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है क्या, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, z ही 4/6, क्या 2/3 आया क्या, बस खत्म हो गया। समझ में आया ना, तो ये होगा n बाई z आंसर। आ रहा है कुछ समझ में, ऐसे क्वेश्चन एंट्रेंस में आते हैं, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। आया आया कि सब जा रहा है ऊपर से, आ रहा है, बाकी सब जा रहा है। हर टॉपिक पे आपको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा ना क्वेश्चन आते कैसे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन की लेंथ को देख के मत डरना, पहले बता रहा हूं। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन, आराम सुनो, प्रैक्टिकली एट रेस्ट, एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, ठीक है, चलो नहीं रहा है, हमसे बैठा है, इज एक्सेलरेटेड
is accelerated through a potential difference बेटा बात मत करो प्लीज, ऑफ 100 वोल्ट, यानी एक इलेक्ट्रॉन पहले रेस्ट पे था, फिर उसको मैंने 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कर देके क्या किया, आगे बढ़ाया, ठीक, भागने लगा वो 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देने। It then has a de Broglie wavelength. It then has, बेटा बात मत, क्वेश्चन पे ध्यान दो, बाकी बकवास करो कोई मतलब नहीं, बकवास तो निकलने के बाद भी कर सकते हो बाहर। de Broglie wavelength लैम्डा 1 एंगस्ट्रॉम। पहले इतनी लाइन समझ लो मैं क्या बोला, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट पे था, उसको जब मैंने 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो क्या वो भागने लगा, उसकी वेवलेंथ कितनी आई, लैम्डा 1, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट, आगे बढ़ाता हूं क्वेश्चन, ठीक है। इट देन हैज अ de Broglie लैम्डा 1, देन इट रिटार्डेड थ्रू 19 वोल्ट, फिर उस इलेक्ट्रॉन में 19 वोल्ट का क्या लगाया, रिवर्स पोटेंशियल लगाया रोकने के लिए उसको, ठीक है, थ्रू 19 वोल्ट, एंड देन हैज वेवलेंथ लैम्डा 2, एंड देन हैज वेवलेंथ लैम्डा 2, तब उसकी वेवलेंथ कितनी आई, लैम्डा 2, जब मैंने 19 वोल्ट का रिवर्स पोटेंशियल लगा उसको रोकना चाहा, उसकी वेवलेंथ आई लैम्डा 2। A further retardation of 32 volt changes the wavelength lambda 3 एंगस्ट्रॉम, यानी फिर हमने 32 वोल्ट का रिवर्स पोटेंशियल लगाया, पहले 19 का, पहले 100 का लगाया वो भागने लगा, फिर 19 का लगाया तो लैम्डा 2 वेवलेंथ, फिर और 32 वोल्ट और डिक्रीज करके लगाया, ठीक है, तो कितना आ गया, लैम्डा 3 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। बोला आपको फाइंड लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, ये निकाल दो, ठीक है। ऑप्शन दिए गए थे आपको, पहला 1/63, ठीक है, दूसरा 20/63, तीसरा 63/20, चौथा 63/50, कुछ ऐसा ऑप्शन बना के दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रॉन प्रैक्टिकली एट रेस्ट इज एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट, इट हैज द de Broglie wavelength लैम्डा 1, यानी पहले तो रेस्ट पे था, उसको हमने 100 वोल्ट का पोटेंशियल दिया, उसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा 1, फिर उसको हमने 19 वोल्ट से रोका, तो 100 में 19 घटा देना पहले, अगला पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, फिर 32 वोल्ट का लगाया, फिर 100 में 32 घटाना, ठीक है, तो जो आएगा उसके साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो लेंथ पे मत जाओ, ये कुछ लोग आते हैं 2-3 लाइन पढ़ने के बाद खत्म हो जाएंगे, ठीक है, कि हमारे बस का नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 5 लाइन में दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 लाइन का होगा तो आपके अंदर हिम्मत आती है, 2 के ऊपर 3 लाइन 4 लाइन, धीरे धीरे तब हिम्मत टूट जाती है कि भैया हमारे बस का नहीं है, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन होगा ये, बड़ा है, बहुत खतरनाक है। चलो बड़ा क्वेश्चन समझ लो, बेहतर क्वेश्चन है, स्टार्ट करें। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो √150/Vg लगाएंगे, कुछ नहीं करना है, पहले लैम्डा 1 निकालते हैं। क्या लैम्डा 1 इक्वल टू √150/100 लिख सकता हूं क्या, बराबर, खत्म। लैम्डा 2 √150, हमने कितने का रिवर्स पोटेंशियल लगाया, 19 वोल्ट का, तो क्या ये आ जाएगा 81, 100 में 19 घटा दो, खत्म बात, रिवर्स पोटेंशियल बढ़ा मत देना 119, रिटार्डेशन कर रहे हो, एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो। अगर शायद यही तुम अगर यही क्वेश्चन बनाता ना 19 वोल्ट से मैंने फिर एक्सेलरेट किया तब 119 हो जाता, उसने कहा मैंने रिटार्ड किया उसको, यानी पहले 100 था, अब 19 वोल्ट से उसको रोकना चाह रहा हूं, तो टोटल कितना हो जाएगा 100 - 19 यानी 81, ठीक है। चलो लैम्डा 3 √150, अब कितना 32 वोल्ट का रिटार्ड, तो 100 में 32 माइनस कर दो, कितना आएगा आपका, कितना 68। लेकिन एक बात बताओ, हम 19 तक पहुंच गए थे ना, 81 में से 32 माइनस, सॉरी 81 में से 32, क्योंकि ये अब तो 81 हो चुका है ना, अब 81 के बाद फिर हमने कितना रिटार्ड किया, तो 81 में 32 माइनस करो 49, ये 3 बन गया,
बस अब खत्म हो गया क्वेश्चन। लगा λ3 माइनस λ2 अपॉन λ1, यही पूछा है। λ3 क्या है बेटे, √150 अपॉन 49। चलो ऐसा करता हूँ, √150 रखता हूँ, क्या 49 का √7 आएगा क्या? खत्म। जानबूझ कैसा क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हुआ आपके सामने, ठीक है। माइनस ये 150 λ2 कितना है 81 यानी 9, और ये क्या हो जाएगा √150 अपॉन 10। ऊपर क्या 150 लूंगा कॉमन लेके नीचे काट दूंगा क्या? इतना समझ में आ रहा होगा। 150 कॉमन हुआ 1/7 माइनस 1/9 अपॉन √50 √150 150 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा ऊपर क्या आएगा 1/7 माइनस 1/9 अपॉन 1/10। इसको सॉल्व कर लो, 9 और 7 2 और 9 7 जा 63 और डिवाइड बाय क्या 1/10, 10 ऊपर चला जाएगा 20 अपॉन 63 आंसर। समझ में आया? 20 अपॉन 63 समझ में आ गया? डी ब्रॉगली क्वेश्चन। चलो एक बात और करा देता हूँ। जरा एक क्वेश्चन आप लिखो, जरा ट्राई करो, देखो निकाल पाते हो क्या। लिखो जरा एक क्वेश्चन आपके लिए। कुछ तुम लोग भी करो, बैठे हो आराम से कथा सुन रहे हो पंडित जी। जल्दी बोलो बेटा, हर जाना है। लिखो, इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, अरे पागलो पीछे क्वेश्चन लिखो, नानी घर का हाल बतियाते रहते हो। इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, बोल रहा हूँ बेटे तो सुन तो सही। इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज, अरे लीनियर मोमेंटम एम इन टू बी पगले पी, पूरा कहानी खत्म हो गई। बोल रहा क्या है ये? If linear momentum of a body increases by 25%, increases by 25%, यानी जो P था ना H upon P, आपकी मदद कर दो थोड़ा सा, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम करना, ठीक है। If linear momentum of a body increases by 25%, then what is the percentage change? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। What is the percentage change? Then what is the percentage change? Then what is the percentage change in its de Broglie wavelength? In its de Broglie wavelength. In its de Broglie wavelength. ठीक है, ऑप्शन बनाओ जरा। फर्स्ट ऑप्शन decreases by 25%, decreases by 25%. If linear momentum of a body is increases by 25%, then what is the percentage change in its de Broglie wavelength? बोल रहा है कि अगर मैं किसी बॉडी के लीनियर मोमेंटम को 25% बढ़ा दूं, ठीक है, तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ के परसेंटेज चेंज क्या आएगा? ठीक है, तो पहला ऑप्शन लिखिएगा इंक्रीजेस, सॉरी डिक्रीजेस बाय 25%, दूसरा इंक्रीजेस बाय 25%, इंक्रीजेस बाय 25%, पहला ऑप्शन डिक्रीजेस बाय 25%, दूसरा इंक्रीजेस बाय 25%, तीसरा डिक्रीजेस बाय 20%, डिक्रीजेस बाय 20%, चौथा डिक्रीजेस बाय 30%। इससे बोल दो, हाँ, डिक्रीजेस बाय, पहला है डिक्रीजेस बाय 25, फिर इंक्रीजेस बाय 25, डिक्रीजेस बाय 20, डिक्रीजेस बाय 30। सॉल्व करेंगे।
अरे कॉपी कर ली, अगर ये 55 वाली आप खत्म करो मत, इतनी बड़ी कॉपी है कि हाथ में सॉल्व करे गंदा लगेगा। 10th वाली बात बताओ कि चलो मैं बोर्ड से लिख लेती हूँ, मैं बेंच पे लिख के सॉल्व करती हूँ। भगवान ने कॉपी दिया है आप गरीब थोड़ी हो। अरे इसको क्या कर रहा है बेटा, मंत्रणा कर रहे हो एकदम अच्छे से, क्या हुआ तो सीधा रहो, नहीं निकाल पा रहे हो आराम से बैठो, बैग लेके तैयार एकदम, सीधा आक्रमण करना है बस। बोलूं जाओ खुद पढ़ो, दरवाजा तोड़ दो फ्यूजन का, आंसर नहीं आने वाला इसीलिए बैग पैक कर लिया उसने। हाँ डिक्रीज बाय 20 फिर सॉल्व क्या कर रहे हैं तुम लोग इधर? हाँ वही मैं सोच रहा हूँ कि जब 25 पर डिग्री हो तो सॉल्व कैसे कर रहे हो? चलो देखो क्या बोला बेटा, और ध्यान समझो, लैम्डा इक्वल टू होता है h अपॉन p। उसने क्या बोला कि अगर किसी बॉडी के लीनियर मोमेंटम को मैं 25% बढ़ा दूं, इसको क्या करूं 25% इंक्रीज कर दूं, तो परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ पूछा ना, तो भाई क्या है इनवर्स रिलेशन, तो डिक्रीजेस बाय 25% बराबर। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करके भी प्रूव कर लेते हैं बराबर। एक बात समझो, स्टार्टिंग में बताओ जब भी कभी भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन आ गए, मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर में ये बात बताई कि जब भी कभी परसेंटेज वाले क्वेश्चन आ जाए कि इसके परसेंटेज को मैंने इतना गुना बढ़ाया, तो बताइए दूसरे के परसेंटेज में कितना चेंज आएगा। तो जिसमें परसेंटेज पूछा है उसका भी इनिशियल 100 मान लो, और जिसमें परसेंटेज दिया है उसका भी इनिशियल 100 मान लो। आपको क्या बोला है कि हमने लीनियर मोमेंटम को 25% बढ़ाया, तो इनिशियल मोमेंटम को आप क्या मान लो 100, इसको h रहने दो, और इनिशियल वेवलेंथ को भी क्या मान लो 100, इसको बना लो इक्वेशन 1 बराबर। ये लैम्डा 1 था, ठीक है। अच्छा अब लैम्डा 2 तो निकालना है अपने को। अब बताइए हमने वेवलेंथ को मोमेंटम को कितना बढ़ा दिया 25%, तो क्या ये 125 हो जाएगा क्या? ये हो गया इक्वेशन 2 बराबर। अब इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, तो 100 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू h अपॉन 100 अपॉन h अपॉन 125। h कैंसिल हो जाएगा, 125 डिवाइड बाय क्या जाएगा बेटा 100,
ये आ गया आपका, समझो कि यहाँ से क्या हो जाएगा 4 और ये 5 बराबर, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दे इसको हम लोग, 4 से अगर मैं इसको कट कर दूं कितना आ जाएगा बेटा 25, हाँ 25। तो अब जरा देखो ये क्या 100 आ गया, तो 5 लैम्डा 2 इक्वल टू क्या 100 आएगा, 100 और 5 लैम्डा 2, सो क्या लैम्डा 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप बताओ 100 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया, कितना आ गया 20, बराबर है क्या, बराबर ना 20। तो अब जरा बताओ आपका कितना चेंज आया लैम्डा 20, कितना डिक्रीज हुआ, डिक्रीज बाई 20%, 20 वाला आंसर तुम्हारा 25 नहीं, सॉल्व करना था आपको, समझा। आपने डायरेक्ट कर दिया ना कि इसको 25% घटाया 25% बढ़ गया, ऐसे करते, ऐसा नहीं होता, समझ में आ रहा है क्या। अरे एच को रखने की जरूरत ही क्या था, एच तो कांस्टेंट कट जाएगा वो फाइनली, कितना आएगा 20, हाँ समझा ना। हाँ कहाँ कट गया, अच्छा 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 ना, 4 तो कट ही नहीं किया ना मैंने, अभी तुम लोग ऐसे ध्यान से देख रहे हो कुछ गड़बड़ किया इसमें। तो 5 लैम्डा 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ये हो गया 5/4 ना, फिगर ले लो अपना, ये हो गया अपने को 100, ये हो गया लैम्डा 2 इक्वल टू 5/4, ठीक है। तो चलो 5 लैम्डा 2 जरा काम काम नहीं करेंगे, ये हो गया 400, तो लैम्डा 2 इक्वल टू 400/5 80 आया। तो आप सोचोगे सर 80 तो आंसर नहीं दिया, बराबर, ये लैम्डा 2 कितना आया 80, अच्छा बताओ पहले लैम्डा 1 कितना था 100, अब लैम्डा 2 कितना हो गया 80, चेंज कितने का आया, तब भी तो आंसर 20, पहले 100 था अब 80 आया, तो क्या हो गया डिक्रीज तो हुआ ना भाई, देखो इसको बढ़ा रहे हो तो ये घटेगा ही पहली बात, तो आंसर इंक्रीज वाला तो बन ही नहीं सकता, इसको अगर बढ़ा रहे हो तो ये घटेगा ही, तो आंसर तो डिक्रीज वाला ही सही होगा। अब क्या था आया लैम्डा 2 80, आपसे आया 80%, तो आपसे नहीं दिया, गलत हो गया, पहले तो लैम्डा 1 कितना माना था 100, अब कितना हो गया 80, तो घटा ही, तो कितना घटा चेंज बताओ 100 माइनस 80 20, तब 20 आएगा, बात समझ में आ रहा ना। तो आंसर आपका डिक्रीजेस बाई 20%, समझ में आया। तो ये हो गया आपका डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अब इवनिंग लेक्चर में पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है और क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आई होप याद आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। हाँ बोलो, हाँ नोट भेजना ना, आज नोट भेजता हूँ।